और अब ये साफ हो गया है कि कल दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कल दोपहर 3 बजे किया जाएगा। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपके सामने। आमोद राय का मैं रुख करना चाहूंगी, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गया आमोद। और क्या कुछ डिटेल्स सामने आई है जो लगातार बैठक चल रही थी उसमें? देखिए, कल जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई और आज पहली बैठक हुई है। बैठक में चुनाव के प्रिपेयर्डनेस पे चर्चा करने के बाद अभी थोड़ी देर पहले 2 मिनट पहले चुनाव आयोग की तरफ से ये एक बयान जारी किया गया है कि कल आम चुनाव को लेकर दोपहर 3 बजे घोषणा की जाएगी। कितने चरण में होगा, किस फेज में कहाँ इलेक्शन होगा, ये तमाम जानकारी कल 3 बजे साझा किया जाएगा चुनाव आयोग की तरफ से। और ये एक तरह से अब जो कयास लगाया जा रहा था कि कब घोषणा होने वाली है वो अब साफ हो चुका है। कल 3 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दोनों चुनाव आयुक्त बैठकर इस पूरे प्रक्रिया को आरंभ करेंगे। और कल से देश में एक तरह से आचार संहिता लगने जा रहा है 3 बजे से, मैं आपको बताऊं प्रतिमा। तो चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। और इस बीच आमोद राय बता रहे हैं कि मंथन हुआ, बैठक हुई, जिसके बाद अब ये तय कर लिया गया है कि कल दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। यानी पूरा लेआउट आमोद तैयार कर लिया गया है, जिसमें काफी सारी चीजें कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही स्पष्ट कर दी जाएंगी। कितने फेज में होगा और क्या क्या तैनाती होगी, कितने बड़े स्तर पर, ये सब कुछ निश्चित तौर पे एक डिटेल सब सामने रखेगा चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग पिछली बार जैसे 7 चरणों में चुनाव हुआ था, तो देखना होगा कि इस बार क्या चरण बढ़ाए या घटाए जा रहे हैं, क्योंकि चर्चा थी कि 5 चरण में भी चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले जिस तरह से नक्सलवाद या और आतंकवाद देश में ज़्यादा जगहों पे थे, वो अब घटे हैं। तो इस लिहाज से ये कहा जा रहा था कि सुरक्षा के इंतजाम कम करने से भी अब चुनाव हो सकता है, लिहाजा फेजेज में कमी की जा सकती है। देखना होगा कि क्या उस पर विचार बना है चुनाव आयोग में, कल इसकी भी जानकारी मिलेगी। साथ ही कितने फोर्स डिप्लॉय करने हैं, किस किस राज्य में कब कब चुनाव होगा, पहले चरण में कहां कहां चुनाव होगा, दूसरे चरण में कहां कहां चुनाव होगा और कब इनकी गिनती होगी। और इससे आगे का रास्ता पूरा साफ हो जाएगा। कल 3 बजे समय मुकर्रर किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि चुनाव का प्रक्रिया किस तरह से आयोजित करने जा रहा है चुनाव आयोग। तो चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले हम देख रहे हैं जितने राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लेकिन कल दोपहर 3 बजे का वक्त बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा इन तमाम दलों के लिए भी, क्योंकि अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका होगा तारीखों के ऐलान के साथ ही। आमोद, निश्चित तौर पे देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कल जैसे ही घोषणा होगी 3 बजे उसके साथ ही लागू हो जाएगा। और जो चुनावी तैयारियां सरकार की तरफ से किया जाना है वो मुकम्मल तौर पे किया जा चुका है। जो अंतिम एक शस्त्र कहा जाता है, चुनाव के पहले कुछ घोषणाएं, लोकलुभावन घोषणाएं की जाती हैं सरकार की तरफ से, तो उसमें भी कल आपने देखा देर रात पेट्रोल और डीजल के दाम में 2 रुपये की कमी की गई। उसके पहले कैबिनेट की बैठक में किस तरह से DA अलाउंस बढ़ाए गए। तो सरकार की तरफ से पूरी जो तैयारी की जानी है वो किया जा चुका है। कांग्रेस भी आप देख चुकी हैं कि अपनी लिस्ट 2-2 लिस्ट जारी कर चुकी है। बीजेपी भी अपने तकरीबन 270 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। तो अब एक तरह से पूरा देश चुनावी माहौल में रंग जाएगा कल से 3 बजे से। और अगले 1.5 से 2 महीने तक, मतलब 25 मई के पहले ये पूरा प्रक्रिया खत्म किया जाएगा और नई सरकार का गठन का मार्ग भी प्रशस्त होगा। तो जो एक ये कयास लगाया जा रहा था कि चुनाव की घोषणा कब होगी, तो वो डेट मुकर्रर हो गया। हालांकि पिछली बार चुनाव की तारीखों का ऐलान 10 मार्च को किया गया था, लेकिन इस बार तकरीबन 6 दिन बाद किया जा रहा है। तो पिछली बार शपथ ग्रहण भी 24 मई 2019 को हुआ था। संभव इस बार शपथ ग्रहण में भी थोड़ा वक्त लगे, क्योंकि चुनाव कराने के लिए एक निश्चित अवधि होनी जरूरी होती है और वो अवधि हर जगह देना जरूरी होता है। मॉडल ऑफ कंडक्ट निश्चित तौर पे कल से लागू हो जाएगा और इस तरह से चुनाव के ओर पूरा देश कल से चल पड़ेगा। और अगले 1.5 महीने तक लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर नेताओं के रैली, दौरे और तमाम तैयारियां आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, कल दोपहर 3 बजे का इंतजार सभी राजनीतिक दलों को रहने वाला है, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। कुमार कुंदन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, ये साफ हो गया है कि कल दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। उसके साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वॉर मोड में नजर आने वाली हैं।
निश्चित रूप से प्रतिमा, अभी थोड़े दिन पहले ही चुनाव आयोग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक खत्म हुई और इस बैठक के फौरन बाद चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक रूप से ये सूचना जारी की गई कि कल 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया जाएगा कि आगामी चुनावों की तारीख क्या होगी। आपको याद होगा प्रतिमा, पिछली बार जो है 7 चरणों में देश में लोकसभा चुनाव हुआ था और उसकी घोषणा 10 मार्च को हो गई थी। अगर उस लिहाज से देखें तो 5 दिन की देरी जरूर हुई है और उसकी कई सारे वजह भी है जिनके बारे में आपको पता होगा कि किस तरीके से चुनाव आयोग में नए चुनाव आयुक्तों की घोषणा और तमाम तरह की चीज़ों की वजह से। लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसके हिसाब से कल जो है 3 बजे बाकायदा चुनाव आयोग इस बात के लेके आधिकारिक घोषणा करेगा कि देश में लोकसभा चुनाव कब होने जा रहे हैं। देखा था 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के साथ ही उस पर कई तरह के सवाल विपक्ष के नेता की ओर से उठाए गए और कई तरह की बातें कही गई और अब ऐसे में ये तय हो गया है कि कल चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। किस तरीके से आने वाले दिनों में गहमागहमी और बढ़ती हुई अब हम देख सकते हैं। देखिए प्रतिमा, कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि आज ही चुनाव के तारीख का ऐलान हो सकता है, लेकिन चूंकि विपक्ष सवाल खड़े कर सकता था कि जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार और संधू दोनों आज ज्वाइन किए हैं तो कैसे ही आज ही तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में क्या चुनाव आयुक्तों को मतलब समझने और जानने समझने की क्या कोई समय नहीं दिया गया? तो मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन का समय जो पूरा मिला है, आज अभी थोड़ी देर पहले जो बैठकों का दौर चला है वो दौर आगामी भी चलता रहेगा, मतलब आज दिन भर। और निश्चित रूप से कल जो 3 बजे का समय है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि विपक्ष को इस बात के लिए मौका न दिया जाए और उनको यह बताया जाए कि जिनकी नियुक्तियां हुई है वो नियुक्तियों के बाद भी उन्होंने समय दिया और समय लेके उन्होंने पूरी तैयारियां की है। वरना अगर संभव है कि आज जिस तरीके से घोषणा होने की बात हो रही थी चुनाव आयोग के चुनाव की तारीखों की, तो अगर आज घोषणा होती तो संभव है विपक्ष इस पे आरोप जरूर लगाता, क्योंकि कल से ही विपक्ष इस बात को लेकर आरोप लगा रहा है कि जिस तरह से उनका चयन हुआ है, चयन प्रक्रिया को लेकर कह रहे हैं कि आनंद फानंद में सब कुछ किया गया है। बिल्कुल, अधीर रंजन चौधरी ने मीटिंग से बाहर निकलकर ही तमाम तरह के आरोप लगा दिए थे और नियुक्ति प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी और उसके बाद ऑपोजिशन तमाम तरह के आरोप लगा रहा है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव की तारीखों का ऐलान कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें किया जाएगा। आज सुबह ही TV9 भारतवर्ष ने आपको यह खबर दी थी कि किसी भी वक्त अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और अब हमारे पास वक्त आ चुका है। कल दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष पांडे भी मुझे नजर आ रहे हैं। पीयूष, कल पूरा स्केड्यूल हमारे सामने होगा। इस वक्त चुनाव आयोग के दफ्तर से और क्या अपडेट आप देना चाहेंगे? कल दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बिल्कुल समीर, देखिए जो चुनाव है वो 7 चरणों में आयोजित कराने की बात है और उसके अलावा अहम बात ये होगी कि 17 अप्रैल से लेकर के फिर उसके आगे के जो 7 चरण होंगे वो मई में कंक्लूड कर दिए जाएंगे। 20 से 22 मई तक ये पूरे चरण आयोजित कराए जाएंगे। और एक अहम बात ये भी है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव पर भी चर्चा हुई है, विधानसभा चुनावों पर। अच्छा। लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है और देखने वाली बात ये है कि चुनाव आयोग ने भी वहाँ पर पूरा दौरा किया था और अहम बात यह है कि जो सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट है उसको लेकर के आज जो दोनों चुनाव आयुक्तों की बैठक हुई और चुनाव कमिश्नर की बैठक हुई, बेसिकली CEC की, उन्होंने डिप्लॉयमेंट को लेकर के ख़ास तौर पर संवेदनशील इलाकों को लेकर के बैठक की, मतदाताओं के मामले में बैठक की और तारीखों पर अंतिम निर्णय लिया, समीक्षा की। और अब ये तय हो गया है कि कल यानी कि 16 तारीख को दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस वार्ता करके जो तिथियां हैं उनकी घोषणा कर देगा और चरणों की भी घोषणा कर देगा। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक 7 चरणों में इस चुनाव का आयोजन कराया जाएगा, जैसा कि 2019 में कराया गया था। जी, इस बीच रविशंकर दत्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल में किस तरीके की हलचल है जब ये खबर सामने आ चुकी है कि कल दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। एक तरफ ममता बनर्जी को सर में चोट लगी, अस्पताल से वो अभी डिस्चार्ज हुई और अब ये साफ हो गया है कि तारीखों का ऐलान कल दोपहर 3 बजे हो जाएगा। देखिए, पश्चिम बंगाल में क्योंकि अभी ये खबर आया है तो पॉलिटिकल रिएक्शंस इसमें अभी नहीं आए हैं, लेकिन तृणमूल जो कि यहाँ के सत्तारूढ़ पार्टी है उनका अभी जो फोकस है वो ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी अभी थोड़ा स्थितिशील है, इसीलिए
जो कल ट्वीट में उनका जल्दी ठीक होने के लिए कामना किए थे उनको अब वो रिप्लाई कर रहे हैं। अच्छा। सीपी जो है पश्चिम कोलकाता पुलिस के विनीत गोयल वो यहाँ पे आए थे, आधा घंटा वहाँ पे रहे, उनके साथ बातचीत किए। लेकिन कल जब ये इलेक्शन घोषणा हो जाएंगे तो यहाँ पे कहीं ऐसा पार्टीज है जैसे कि बीजेपी है, लेफ्ट है, उनको अपना कैंडिडेचर अभी घोषणा करना बाकी है। सिर्फ तृणमूल कांग्रेस ही ऐसा पार्टी है जो कि 42 सीट का घोषणा कर चुके हैं। इसके साथ आसाम में 4 सीट का घोषणा किए हैं। लेकिन यहाँ पे बीजेपी, लेफ्ट, कांग्रेस क्या करती है इसके बारे में अभी पता नहीं चला है, क्योंकि इन्होंने अपना कैंडिडेट जो है घोषणा नहीं किया है। तो बीजेपी सबसे, क्योंकि तृणमूल को यहाँ पे टक्कर बीजेपी दे रहा है, बीजेपी बाकी का जो सीट्स है उनका कैंडिडेट कब घोषणा करेंगे ये देखने वाली बात है। क्योंकि आज अर्जुन सिंह और शुभेंदु अधिकारी का भाई वो दिव्येंदु वो पहुंच चुके हैं दिल्ली, शायद वो वहाँ पे ज्वाइन भी कर जाएंगे। उसके बाद 2 सीट का ऐलान तो कर दिया जाएगा, तमलुक और कांथी और यहाँ पे बैरकपुर का, लेकिन बाकी का सीट्स का क्या होगा वो कहना भी मुश्किल है। ठीक है रवि, बने रहे आप हमारे साथ। जल्दी से हम बनारस अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। वहां से प्रीति श्रीवास्तव हमारी संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय सीट वाराणसी में इस वक्त आपकी मौजूदगी प्रीति, और प्रधानमंत्री इस वक्त कन्याकुमारी में, वहां पर विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। वाराणसी में इस बार चुनावों की कितनी सुगबुगाहट नजर आ रही है? कल दोपहर 3 बजे ऐलान होना है तारीखों का। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि वाराणसी में लोकसभा चुनावों को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं और इस बार उन लोगों के मुद्दे क्या हैं उनसे लोगों से बात कर लेते हैं। लोगों के बीच में जब ये पता चल गया है कि कल 3 बजे चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, ऐसे में लोग क्या सोचते हैं, इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं। बताइए, कल 3 बजे ऐलान होगा चुनावों की तारीखों का, इस बार वाराणसी में लोगों के मुद्दे क्या हैं, किन किन मुद्दों पर आप लोग वोट करने जाएंगे? सबसे पहले कि आज पूरे देश में सड़क का इतना अच्छा काम हुआ है जिससे कि कहीं भी कोई समस्या अब सड़क की नहीं रह गई है, और लोगों के निगाह में है कि देश उत्थान हो रहा है। देश के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा अपना तन्मयता से कार्य कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज पूरा देश गदगद है इनके कार्य प्रभाव से। और भी लोग हैं, ये बताइए क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आप लोगों के चुनावों में, किन मुद्दों पे आप वोट करने जाएंगे? मुद्दा क्या, सब ठीक ही है, मोदी जी दे रहे हैं पेट भरने को, और क्या है। अच्छा, मुद्दा सब ठीक ही है। ये बताइए आप क्या कहेंगे, किन मुद्दों पे इस बार क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? जो भी मुद्दा रहेगा अच्छा ही रहेगा। क्या क्या रहेगा? डेवलपमेंट रहेगा? कोशिश तो सभी ऐसा ही लग रहा है कि डेवलपमेंट होते रहेगा। रोजगार बात करेंगे। हाँ। ये यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए आप लोगों के क्या मुद्दे रहेंगे इस बार, क्या सोचती हैं क्या होना चाहिए चुनावों में, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? हमें उम्मीद क्या बताएं मैडम, आप क्या कहेंगे? अरे ये यहाँ पे देखिए और बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए आप क्या कहेंगे, किन मुद्दों पे आप लोग इस बार चुनावों में जाने वाले हैं, मतलब किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? विकास के मुद्दे, विकास हो रहा है, अपराध भी कम हुआ है, विकास भी हो रहा है, अपराध भी कम हुआ है और विकास भी हो रहा है। तो इस बार भी यही मुद्दे रहेंगे? यही मुद्दे इस बार। बहुत बढ़िया सरकार है, सरकार इतना बढ़िया अभी तक हमने देखा ही नहीं था। बहुत बढ़िया सरकार है, इतनी बढ़िया सरकार इन्होंने देखी नहीं। यहाँ पे जो वाराणसी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस बार भी हम लोग जो वोट करेंगे वो विकास रहेगा, डेवलपमेंट रहेगा और रोजगार रहेगा। लेकिन इस बार जो सरकार ने अभी तक जो काम किया है उस पर ये लोग सेटिस्फाइड नजर आ रहे हैं कि काफी अच्छा काम हुआ है। ठीक है, आइए पंकज झा का रुख कर लेते हैं। पंकज, इससे पहले हम बिहार के हलचल को लेकर बात कर रहे थे, वहां कैबिनेट एक्सपेंशन होना है, कैबिनेट विस्तार होना है, और इस बीच माना जा रहा था कि बीजेपी की ओर से जो नाम मंत्री पद के लिए सुझाए जाएंगे उसके पीछे भी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति रहेगी सोची समझी, और अब ये साफ हो गया, कल दोपहर 3 बजे तारीखों का भी ऐलान होना। जी हाँ बिल्कुल, और देखिए बिहार को लेकर के ही बीजेपी की चिंता थी, क्योंकि अगर देखें हिंदी पट्टी में तो ये बिहार ही उसके लिए एक तरीके से दिक्कत थी। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार और दूसरे सहयोगी दलों को पिछले चुनाव के मुकाबले में देखिए कि पिछली बार भी एनडीए में जब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को शामिल किया गया है। साथ ही अगर आप देखें तो जीतन राम मांझी की पार्टी हमको,
तो एक सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश की है बीजेपी ने। 40 लोकसभा सीटें यहाँ बिहार में दांव पर है और उसने एक तरीके से आपस में बीजेपी सहयोगी दलों ने सीटों का बंटवारा भी तय कर लिया है। कौन किस सीट पर लड़ेगा, 1-2 सीटों को छोड़कर वो भी तय हो चुका है और एक तरीके से उम्मीदवारों के ऐलान भी बहुत जल्द हो जाएंगे। लेकिन महागठबंधन में अभी भी उस तरीके से सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बनी है। तो अगर हम बिहार के लिहाज से देखें लोकसभा की 40 सीटों को लेकर तो एनडीए की पूरी तैयारी है। महागठबंधन में तेजस्वी यादव ने जरूर अपनी यात्राएं पूरी की और रैली कर ली है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर भी फाइनल बात नहीं हो पाई है। बिल्कुल पंकज, बने रहे आप हमारे साथ। हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी भी इस वक्त दिल्ली से मौजूद हैं। जितेंद्र, दिल्ली में भी लड़ाई इस बार दिलचस्प होने वाली है क्योंकि 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था 2019 में, लेकिन इस बार 7 में से 6 सिटिंग एमपीज के टिकट काट दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर बीजेपी का मुकाबला करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे में दिल्ली का जो मुकाबला है वो कितना अहम हो जाता है इस बार 2024 की लड़ाई में? बिल्कुल, देखिए 2024 की लड़ाई थोड़ी अलग है 2019 से हम देखें तो, क्योंकि इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलके 4-3 के फॉर्मूले पे लड़ रही है। और देखिए जो इंडिया गठबंधन बना था उसका फाइनल जो है आप समझ लीजिए कि यही होने वाला है। और यही वजह थी कि ऐसी घोषणाओं का भी ऐलान किया गया था जिसमें महिलाओं को लेकर के दिल्ली के बजट में प्रावधान रखा गया कि उन्हें जो वेस्ट महिलाएं 1000 रुपये मिलेंगे। तो वही देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति भी अलग हुई है। सिर्फ मनोज तिवारी को हम छोड़ दें तो बाकी जो 6 सीटें हैं उसमें प्रत्याशियों को बदला गया। अब इसमें देखना होगा जो इंडिया गठबंधन बना है जो पूरी इस रणनीति में के तहत यहाँ पर 4-3 के फॉर्मूले से चुनाव लड़ रहा है, क्या वो बीजेपी का मुकाबला कर पाएगा। और बीजेपी ने भी यहाँ पर देखें तो, क्योंकि पिछले दोनों ही हम देखें लोकसभा के जो चुनाव हुए थे 14 की हम बात करें 19 की बात करें तो बीजेपी का दबदबा रहा है। नहीं, वहीं अगर विधानसभा की बात करें तो 70 में से 62 सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी के पास हैं, केवल 8 जो हैं वो बीजेपी के पास है। तो इन जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में बैठते हैं ये चुनाव पता लगे। लेकिन कल चुनाव आयोग इस बात की घोषणा कर देगा कि कितने चरणों में चुनाव ये होना है, पूरी रूपरेखा जो है वो तय हो जाएगी। साथ ही आचार संहिता कल से लग जाएगी और इसको लेकर के जो एक पूरा सियासी माहौल बना हुआ है अब वो किस ओर जाता है ये देखने वाली बात होगी। और सियासी पारे की बात करें तो वो महाराष्ट्र में भी हाई नजर आ रहा है। राजीव हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, ये बताइए वहां पर तो फॉर्मूला साफ है किस तरीके से एनडीए जो है चुनाव लड़ने वाला है, लेकिन अब जब ये तय हो गया है कल दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो किस तरीके की हलचल वहां? बिल्कुल, देखिए महायुति हो या फिर महागठबंधन यानी कि महाविकास आघाड़ी, साफ तौर पर जो गठबंधन दल है उन्होंने सीटों के बंटवारे के नंबर को लेकर अभी तक कोई खुलासा भले नहीं किया हो, लेकिन कम से कम एनडीए में यानी कि जो महाराष्ट्र में महायुति जिसे कहा जा रहा है उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि जब बीजेपी ने अपने 20 उम्मीदवारों का ऐलान किया तो उसको लेकर किसी की भी प्रतिक्रिया जो है निगेटिव नहीं आई, चाहे एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना हो या फिर अजित पवार की एनसीपी हो। यानी उनके अंदर कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है कि क्योंकि बीजेपी जिन सीटों को लेकर अभी तक मंथन कर रही थी उसमें से 20 नाम का ऐलान कर चुकी है। राजीव, लेकिन महाराष्ट्र में इस बार सहानुभूति का जिक्र जो है वो बड़ा हो रहा है। इंडिया गठबंधन को सहानुभूति का बड़ा सहारा है ऐसा लगता है और ये बार बार कहा जा रहा है उनके नेताओं की तरफ से कि भाई देखिए जनता जो है वो तय करेगी। और सहानुभूति उद्धव ठाकरे के साथ है, सहानुभूति शरद पवार के साथ है, उस गुट के साथ नहीं जो कि बीजेपी से मिल गया। क्या ये बात सही है? ग्राउंड पर आपको कुछ असर इसका नजर आ रहा है? वाकई ऐसा है क्या? देखिए, सहानुभूति उस वक्त ज्यादा कारगर साबित होती है जब कोई भी घटनाक्रम ताजा ताजा होता है। कह सकते हैं कि नदी में बहुत पानी बह गया है, बहुत अच्छा खासा समय बीत गया है, लगभग 2 साल से ज्यादा बीतने को आए हैं। ऐसे में वो सहानुभूति ग्राउंड पर चुनाव के दिन तक कितनी मौजूद रहेगी ये देखने वाली बात होगी। रही बात सहानुभूति के नाम पर उद्धव ठाकरे रोज रैलियां कर रहे हैं, एनसीपी शरद पवार की भी रोज सभाएं हो रही हैं। ऐसे में सहानुभूति के नाम पर कितने वोट बटोरेंगे ये समय बताएगा। ये जरूर बात है कि सहानुभूति एक सिंपैथेटिक तरीके से लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। रही बात अभी तक तो सीट शेयरिंग ही महाविकास आघाड़ी में नहीं हुई है, जबकि अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में बीजेपी ने बाजी जरूर मार ली है, 20 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है।
हालांकि स्पष्ट तौर पर अभी तक सीटों का नंबर जरूर नहीं जाहिर किया गया, लेकिन अभी तो चुनौती सीट शेयरिंग की है इंडिया गठबंधन में, उसको लेकर आम राय बनाई जा सके, इस बात का चैलेंज नजर आ रहा है। जल्दी से कश्मीर घाटी का भी रुख करते हैं, इरफान कुरैशी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, देखिए आसार तो ये भी जताए जा रहे थे कि लोकसभा चुनावों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनाव करा दिए जाएं, लेकिन अभी इस पर क्या रुख होता है चुनाव आयोग का, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 370 हटाए जाने के बाद और पिछले कुछ दिनों के मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी और उनका काफी सक्रिय होना, जम्मू कश्मीर की सियासी फिजा में क्या बदलाव आया है 2024? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। जिस तरह आपने इलेक्शन कमीशन की बात की, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने खुद कहा कि जम्मू कश्मीर में लगातार वो चुनाव के मद्देनज़र काम कर रहे थे और चुनाव टाइम पर किए जा रहे हैं, खासतौर पर लोकसभा के और असेंबली चुनाव को लेकर उन्हें स्पष्ट किया कि सुरक्षा जायजा पूरा लेने के बाद, क्योंकि वो चुनाव बहुत बड़ा रहेगा जम्मू कश्मीर के लिए, उसके बाद घोषणा की जाएंगी। उन्होंने तमाम सियासी दलों से बातचीत की, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, सीपीआईएम, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट किया गया कि चुनाव बहुत जल्द किए जाएंगे और उसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, हमने भी सवाल पूछा तो ये स्पष्ट किया गया कि जम्मू कश्मीर में दोनों चुनाव टाइम पर किए जाएंगे, क्योंकि धारा 370-35 से हटने के बाद कई चीजें, खासतौर पर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट या डिलिमिटेशन और बाकी सब जो कानूनी प्रक्रिया थी उसे पूरा करना था और उसके मुकम्मल होते ही वो अब चुनाव की घोषणा कभी भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद लगातार पिछले कुछ समय से, खासतौर पर ईसीआई के 2 दिन के दौरे के बाद वो लगातार सक्रिय है। वो कई सवाल खासतौर पर इंडिया अलायंस पे भी लगातार इनडायरेक्टली उठाते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं उन पर आरोप भी लग रहे हैं कि वो भाजपा के समर्थन में जम्मू कश्मीर में वोट काटने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एनसी पीडीपी लगातार उनके बीच भी खींचातानी शुरू हो गई, तो गुपकार अलायंस भी खतरे में लग रही है। वही भाजपा के लिए जो बड़ी चुनौती थी वो अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के दौरे के बाद आसान होती हुई दिख रही है। ध्वज आर्या का मैं रुख करना चाहूंगी। ध्वज, राजस्थान में भी हलचल इस बार तेज रहने वाली है, कई बड़े नाम है चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाले हैं और कल ये साफ हो जाएगा कि राजस्थान में किस चरण में चुनाव होने वाला है, तारीखों का ऐलान होने वाला है। देखिए, निश्चित तौर पर राजस्थान की बात की जाए तो बीजेपी की बात की जाए तो 15 नामों की लिस्ट आ चुकी है और कांग्रेस के 10 नामों की लिस्ट आ चुकी है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से बात की जाए तो कांग्रेस में तमाम जो बड़े नाम हैं वो जो है चुनाव लड़ने से बचते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के जो तमाम जो बड़े नाम, क्योंकि पिछले 2 बार के अगर चुनाव का रिजल्ट देखें तो हार की हैट्रिक से बचती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं और बीजेपी की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि राजस्थान की 25 के 25 सीटें हैं वो बीजेपी जीतेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान ने कल जो राजस्थान की जो जनता है उनको एक तोहफा दिया है, 2% जो ये पेट्रोल और डीजल पर जो ये वैट की दर थी उसको कम कर दिया है, यानी कि 2 रुपये जो है केंद्र सरकार की तरफ से कम किए गए और 2% जो वैट है वो ये कम कर दिया गया। तो राजस्थान की जो 25 की 25 सीटों का जो पिछली बार राजस्थान को लेकर दावे बड़े, आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, खासतौर पर अगर बीजेपी की बात की जाए तो साउथ को, दक्षिण को कमजोर नब्ज माना जाता है भारतीय जनता पार्टी की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ के जबरदस्त दौरे पर हैं। क्या स्ट्रैटेजी आपको नजर आ रही है 2024 की पार्टी की? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जनवरी से अगर हम काउंट करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग हर एक राज्य में कम से कम 2 बार जा चुके हैं और इस साल उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत ही केरल और लक्षद्वीप से की थी। प्रधानमंत्री अभी भी साउथ के ही दौरे पर हैं और अगले 4-5 दिन साउथ के दौरे पर ही रहेंगे। इससे पता चलता है कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सरकार ने और बीजेपी ने दक्षिण को लेकर कितना जोर दिया और कितनी मेहनत की है। इसकी वजह एक ये भी है कि अभी तक बीजेपी को कहा जाता था कि उत्तर की पार्टी है, नॉर्थ इंडियंस की पार्टी है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 से लेकर अभी तक लगातार साउथ के दौरे किए, उसकी वजह ये भी है कि उत्तर में यानी कि नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो बीजेपी लोकसभा के सीटों के लिहाज से सैचुरेटेड है, यानी कि आपके पास यहाँ पे स्कोप बहुत कम है सीटों की संख्या बढ़ाने का। और ऐसे में अगर आपने 370 और 400 पार का नारा दिया है तो उसको पूरा करने के लिए आपको साउथ से, जहां पर बीजेपी की प्रेजेंस और सीटों की संख्या बहुत कम है, वहां आपको एक फर्टाइल राजनीतिक जमीन वहां दिख रही है जहां से आप सीटें जीत सकते हैं। और यही वजह है कि बीजेपी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, लगातार साउथ पे फोकस किए हुए हैं और जो सीटों की संख्या उसमें बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में बीजेपी ने अपना जो वहाँ जो विधानसभा चुनाव है वहाँ पर बीजेपी ने अपनी सीट शेयरिंग कर ली है। इसके अलावा उड़ीसा में भी बातचीत चल रही है। जो विधानसभा चुनाव है, जो अभी
लोकसभा चुनाव के साथ होंगे, उसको लेकर भी बीजेपी ने अपनी तैयारी कर ली है और सीट शेयरिंग लगभग पूरी कर ली है। तो ये बताता है कि बीजेपी ने जो टारगेट दिया है 370 बीजेपी के लिए और 470 एनडीए के लिए, तो उसको लेकर बीजेपी पहले से ही रणनीति बना रही है और जमीन पर काम भी कर रही है। 2024 के मद्देनजर बात करें तो इस बार बीजेपी के खाते में ऐसे कई सारे मैं कह सकती हूँ मुद्दे हैं जिसे लेकर वो जनता के बीच जाने वाली है आनंद, और उसको प्रभावी तौर पर लोगों को बताने समझाने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन विपक्ष भी इस बार ये मानकर चल रहा है कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार उसके हाथ भी कई मुद्दे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 और 400 पार का नारा दिया तो भी ये साफ हो गया था कि एक अपोजिशन पर एक साइकोलॉजिकल बढ़त बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे हैं, जैसे अभी ताज़ा सीए का लीजिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे बीजेपी को उम्मीद है कि ध्रुवीकरण होगा, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होगा। इसके अलावा बार बार अपोजिशन जो है महंगाई की बात करता है, रोजगार की बात करता है, लेकिन जब ग्राउंड पर जाते हैं, एक ताज़ा मामला इलेक्टोरल बॉन्ड का है, लेकिन जब ग्राउंड पर जाते हैं तो ये जो मुद्दे कहीं हैं। बने रहे आप सभी हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रही हुई है। कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा।